दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में ईमेल का नोटिफिकेशन तो आते होंगे। अगर उस नोटिफिकेशन में क्राइम ब्रांच या साइबर सेल की ओर से मेल आया होगा तो आप क्या करोगे? उस मेल को आप तुरंत ओपन करेंगे और देखेंगे कि क्या वहां पर मेंशन किया गया है। तो उस मेल में अगर मेंशन किया गया है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? दोस्तों, ऐसे ही प्रॉब्लम्स मेरे सामने भी आया था कुछ दिन पहले। यहाँ पर मैंने अपने बैंक अकाउंट को कैसे अनफ्रीज किया, कैसे मैं अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव किया, ये सभी डिटेल्स में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बिना स्किप किए हुए वॉच कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम अपने बैंक अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। जिनका ऑलरेडी बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है वो कैसे रिकवर करेंगे, कैसे अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव करेंगे। और रही बात जिन लोगों का अभी तक बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं है वो यहाँ पर कौन से स्टेप फॉलो करेंगे जिससे कभी भी उनका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जो समस्या जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया है वो आप ना कर पाओ, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ इसे समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, कहानी कुछ दिन पहले की है। वो दिन है बृहस्पतिवार का। बृहस्पतिवार को रात को 11 बजे मैं अपना मेल आईडी चेक करता हूं और मेल पे वहां पर साइबर सेल की ओर से मैसेज आया हुआ रहता है कि जो मेरा बैंक अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिया गया है। तो मैं तुरंत अपना योनो एप्लीकेशन, जो एसबीआई का योनो एप्लीकेशन होता है, मैंने तुरंत ओपन किया, पासवर्ड उसमें सबमिट किया। ओपन हो ही नहीं रहा था और भी घबराहट होने लगी। रात का ऐसे ही टाइम था, रात भर जैसे तैसे मैंने गुजारा। अगले दिन शुक्रवार था। शुक्रवार को मैं तुरंत ही अपने जो नज़दीकी ब्रांच है, हालांकि उसी ब्रांच का ही मेरा अकाउंट है, तो मैं वहाँ पे ब्रांच पर विजिट किया। यहाँ पर विजिट करने के बाद सबसे पहले मैं पूछताछ केंद्र जो काउंटर है वहाँ पर जो एक व्यक्ति बैठे रहते हैं, बताते हैं बैंक के बारे में, बैंक के शेड्यूल के बारे में, जो आपको समस्या है उसके बारे में वो बताते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम लोग जब भी अपने बैंक में विजिट करते हैं, जब अकाउंट फ्रीज होता है इसकी कंडीशन में, ठीक है, अदर कोई कंडीशन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो पहले हम पूछताछ केंद्र में जाते हैं, जो कि मैंने किया, क्योंकि मेरा भी अकाउंट फर्स्ट टाइम फ्रीज हुआ था। तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कि क्या स्टेप लेने हैं, क्योंकि रात भर ऐसे ही नींद नहीं आया था। कुछ वीडियो भी देखा था, वीडियो देखने के बाद कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि क्या स्टेप लेने चाहिए। तो अपने मन से, जो कि मैं अपने ब्रांच में विजिट किया, विजिट करने के बाद पूछताछ केंद्र पर मैं गया। जाते ही दोस्तों उसने मुझे जो हमारी समस्या, देखिए क्या होता है कि जो हमारी समस्या इतनी सी होती है ना, जब हम गलत जगह पे जाते हैं तो उस समस्या को इतना बड़ा बना दिया जाता है। वहाँ पर दो ही चीज़ होता है, या तो आप आगे स्टेप बढ़ोगे या तो वहीं से आप पीछे हो जाओगे कि यार इतने लफड़े में कौन पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कहीं और भी विजिट करना पड़े, क्राइम ऑफिस आपको विजिट करना पड़े। ये तमाम तरीके की चीज़ें पूछताछ केंद्र की ओर से मुझे सुनने को मिला। यहाँ तक ये भी सुनने को मिला कि जो मेरा बैंक अकाउंट है उसको 6 महीने या 8 महीने या सालों लग जाते हैं एक्टिव होने में। अब तो और दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि कुछ अमाउंट उसमें कुछ ज़्यादा ही अमाउंट था मेरे अकाउंट में और फ्रीज भी हो गया था, उसका मैं कोई यूज नहीं कर पा रहा था। शुक्रवार के दिन यही सब समझने करने धरने में टाइम मेरा करीब 1-1:30 बज गए। 1:30 बजे के बाद फाइनली मैंने सोचा कि यार समस्या इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ। एप्लीकेशन मैंने पहले लिखा, लिखने के बाद डायरेक्ट बैंक के ब्रांच मैनेजर के पास मैं विजिट किया। वो एप्लीकेशन मैंने उनको दिया। एप्लीकेशन में मैं इतना मुझे पता था कि जो भी एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ पे अपना जो बैंक का पासबुक होता है उसका फोटोकॉपी होने चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड है उसका भी अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे आप लिंक करके और दे सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन दिया, उसके साथ में मेरा पासबुक का फोटोकॉपी था और आधार कार्ड का फोटोकॉपी था। इतना ही डॉक्यूमेंट्स दोस्तों मैंने अपने ब्रांच मैनेजर के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने ये देखा और उन्होंने वो जो मैंने एप्लीकेशन दिया था उसको उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद बोला कि कहाँ ये मेल पे आया हुआ है। तो मेल मैंने उनको दिखाया कि सर देखिए साइबर सेल की ओर से ये मैसेज आया हुआ है कि मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो उन्होंने कुछ 2-3 सवाल मेरे से किया मैनेजर साहब ने, और सवाल करने के बाद उन्होंने मुझे तरीका भी बताया, क्योंकि मैंने अपने प्रॉब्लम्स बताए कि सर इतना अमाउंट है और मुझे बहुत ज़रूरी है, अकाउंट एक ही है
और ट्रांजेक्शन्स करने में दिक्कत। मान लीजिए पैसा आ भी रहा था, देखिए बात ये शुक्रवार की है और शुक्रवार के दिन ही 2 से 3 पेमेंट मेरे अकाउंट में आ भी रहे थे और भी मन घबरा रहा था कि यार अब क्या करूं। ये मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे थे, जो भेज रहा था वो मुझे फ़ोन कर रहा था कि आपके अकाउंट में मैंने इतने अमाउंट जो है मैंने आपको सेंड कर दिया है। तो अब मैं किसको किसको मना करूं कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे मत डालो। अब ये समस्या था और भी मन घबरा रहा था कि और क्या करूं, मैं क्या स्टेप लूं। तो यहाँ पर क्या है कि बैंक ब्रांच मैनेजर ने मुझे वहाँ पर बताया कि आप यहाँ पर री-KYC कर दीजिए और री-KYC के साथ साथ में एक ई-KYC होता है, ठीक है। ई-KYC बैंक की ओर से ही होता है, तो वहाँ पर ये प्रोसेस आप कर लेना। उसके बाद एक और फॉर्म उन्होंने बोला था, उसका डिटेल्स मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 3 फॉर्म मुझे फिलअप करने थे, वो 3 फॉर्म मैंने लिया काउंटर से, अलग अलग काउंटर पे मिल रहा था, मैंने वो फॉर्म लिया, फिलअप किया। फिलअप करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि ये आप फॉर्म मुझे देना, इसके साथ साथ में 2 गारंटर लगेंगे, उनका भी यहाँ पर जो है कि साइन होगा। हम कहे ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि 2 बज गए थे। अब ऐसे ही ये सब प्रोसेस करने में, दौड़ने में सब 4 साढ़े 4 बज गया। मतलब शुक्रवार का दिन सब यही सब करने में मेरे टाइम बीत गए। अब नेक्स्ट डे था, क्योंकि शुक्रवार के दिन ही मैं गारंटर लेके नहीं आ पाया क्योंकि टाइम ओवर भी हो चुका था। अब नेक्स्ट डे शनिवार को मैं किसी कारण से नहीं जा पाया। उसके बाद अगले दिन संडे आया। संडे को तो अब ऐसे ही माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। और यहाँ पर एक चीज़ मेरे माइंड में घूम रहा था, क्योंकि वो जो मैं पूछताछ केंद्र में वहाँ पर पहली बार विजिट करके जो जानकारी लिया था, उसने ये बोला था कि 1 साल तक लग सकते हैं आपके अकाउंट को एक्टिव होने में। और यही बात बार बार दिमाग में घूम रहा था, यार 1 साल लगेंगे। अब वो 1 साल बोल रहा है तो हो सकता है कि 2 साल भी लगे, या वो जो मेरा अकाउंट है वो एक्टिव ही ना हो। काफ़ी अलग तरीके के सब माइंड में चल रहे थे, गलत गलत चीज़ें, काफ़ी सोच आ रहा था दिमाग में कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। जहाँ तक मैं जिनसे बात कर सकता हूँ, जिनके बारे में अकाउंटेंट के बारे में जिनको पता है, उन लोगों से भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश किया। कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी देखा, कहीं से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ओवरऑल मंडे का दिन आया। मंडे को मैं अपने 2 दोस्तों को लेकर के गया। उनका भी एप्लीकेशन था कि वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं और उनका जो मैं इनको जानता हूँ, इतने समय से जानता हूँ, इनके पापा ये हैं, इनका घर यहाँ है, पूरा डिटेल्स गारंटर भी अपने एप्लीकेशन में मेंशन करता है। तो 2 गारंटर थे, उनका वहाँ पर जो है कि साइन लिया गया। तो यहाँ पर कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए दोस्तों? पहला आपका री-KYC, ई-KYC जो बैंक की ओर से होता है, और एक फॉर्म जो होता है, जिस तरीके से हम कोई जब नया अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, तो जो फॉर्म हमें मिलता है करीब वो 8 से 10 पन्ने का वो फॉर्म होता है, वो आपको फिलअप करना होता है। तो ये 3 चीज़ें हो गया आपका, एक एप्लीकेशन, 4 चीज़, 2 गारंटर का एप्लीकेशन, 4 2 6 डॉक्यूमेंट मैंने इंक्लूड किए। और वो करीब इतना मोटा हो गया था दोस्तों, इतना मोटा, कॉपी एकदम पूरा कॉपी जैसा हो गया था पूरा फॉर्म। और उसमें कुछ सब साइन वाइन करना था, डिटेल्स सब भरने थे। हाँ, आधार कार्ड और पैन कार्ड का भी फोटोकॉपी था। ये मैं अपने बैंक ब्रांच मैनेजर के सामने रखा। सुबह ही मैं चला गया था, 10 बजे बैंक ओपन होता है, काफ़ी 10:01 क्या, वो 10 बजे ही मैं एंट्री कर गया अपने 2 गारंटर को लेकर के। एक गारंटर अचानक किसी काम से वो कहीं चला गया, तो आधा घंटा और थोड़ा सा वेस्ट हुआ हम लोगों का टाइम। बाकी 10:30 बजे तक हम ब्रांच के जो मैनेजर हैं उनके सामने हम लोग प्रस्तुत हुए, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स हमने दिया। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका बैंक ब्रांच मैनेजर अगर अच्छा है तो काम आपका उसी दिन हो जाएगा। अगर वो इंटरेस्ट आपके काम में नहीं लेगा तो ये महीनों सालों भी लग सकते हैं, ये भी सच्चाई है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर से जब आप मिलते हैं, विजिट करते हैं, तो काफ़ी पोलाइट रहिए, उनके प्रति काफ़ी पोलाइट रहिए। और जो आपकी समस्या है, दिल खोल के, किसी भी तरीके का कोई चीज़ें छिपाने नहीं है उनके सामने। क्योंकि जो आपका बैंक अकाउंट है, जिस ब्रांच में है, उस ब्रांच का वो मालिक है। वो अगर चाह दे, कोई भी आपका अकाउंट जो है कि फ्रीज किया हो, क्योंकि अगर कोई किसी भी डिपार्टमेंट से फ्रीज किया गया हो, अगर बैंक ब्रांच मैनेजर चाह दे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो सकता है। यहाँ पर एक ये भी नियम है
कि जिस ट्रांजैक्शन पे सस्पिशियस है उस अमाउंट को वो होल्ड कर दे, बाकी का जो आपका अमाउंट है उसको तो सर्कुलेट करे। जो अमाउंट में संदिग्ध है उसको वो क्या करे, साइड कर दे, उसे होल्ड कर दे, उसको हम ना निकाल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। बाकी जो हमारा पैसा है उसका हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इतना आपका जो है कि बैंक का जो मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर, वो इतना काम आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से आपका जो अकाउंट है अनफ्रीज नहीं रहेगा अगर बैंक का ब्रांच मैनेजर चाह देगा। ठीक है दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट्स ब्रांच मैनेजर के समक्ष हमने रखा। जो दो गारंटर थे उनसे भी वो फेस टू फेस बात किए, और मेरे जो दोस्त थे वो भी बताए कि सर मैं इनको जानता हूँ, इनका घर यहाँ है, इनके पापा ये हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं, सब डिटेल्स। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत था, और वो मेहनत जो ब्रांच मैनेजर हैं उनकी ओर से था। वो अपना सिस्टम में वो सभी डिटेल्स क्या था कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उनका जो भी वर्क होगा ये प्रोसेस करने में मैंने देखा कि करीब 2 घंटे लगे, और जो मैनेजर साहब थे उन्होंने साथ दिया हम लोगों का, मेरा पर्सनली साथ दिया उन्होंने, और करीब 2 घंटे तक वो मेरा काम करते ही रह गए। और मुझे लग रहा था कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैनेजर साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरे जो बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं इतने अच्छे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इतने लंबे काम को उन्होंने इतने कम समय में करके मेरा जो बैंक अकाउंट है 24 घंटे के अंदर वो एक्टिव करवा दिया उस बैंक मैनेजर ने। तो 2 घंटे का उनका मेहनत था, सिस्टम पे वो सब क्या क्या वो फिलअप करने थे, क्या प्रोसेस करना था वो अपना किए, हम लोग साइड में खड़े थे। मेरे जो 2 गारंटर दोस्त लोग थे, दोनों दोस्त भी एक्टिव थे। जब तक काम नहीं हुआ वो दोनों मेरे दोस्त भी वहाँ से टस से मस नहीं हुए, वो भी मेरा साथ दिया उन्होंने, और साथ में वो भी खड़े रहे, वो भी नहीं बैठे। कुर्सी लगी थी लेकिन कुर्सी पे कोई नहीं बैठा था, तीनों लोग हम लोग खड़े थे। मेरा तो ऐसे ही दिल एकदम कमज़ोर हो गया था कि क्या होगा। बार बार दिमाग में यही चल रहा था कि 1 साल भी लग सकते हैं या 2 साल भी लग सकते हैं अकाउंट को अनफ्रीज होने में, यानी कि एक्टिव होने में। तो यही चीज़ें होती हैं दोस्तों। ओवरऑल जो है कि मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, मैंने तो ये बोलना भूल गया कि मेरा जो अकाउंट फ्रीज हो गया था वो किस कारण से हुआ था। तो मैंने एक ट्रांजैक्शन किया हुआ था P2P, ठीक है, USDT मैंने सेल किया हुआ था। वो सेल किया हुआ जो बैलेंस है वो जैसे ही मेरे अकाउंट में आया, करीब आधे घंटे या 1 घंटे बाद ही जो है कि ये जो मैसेज मेल जो आया था साइबर सेल की ओर से, वो मैसेज मुझे देखने को मिला। तो अब यहाँ पर ये समस्या है कि जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं P2P करते हैं, तो ये समस्या क्यों आ रही है और क्यों नहीं आनी चाहिए। तो क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति को हम P2P करते हैं तो सामने वाले को हम तो जानते नहीं हैं, और अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि UPI का यूज करते हैं। अगर आप USDT को बाई और सेल कर रहे हो तो UPI का ऑप्शंस आप बिल्कुल भी मत रखिए, IMPS कीजिए या RTGS कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको USDT सेल करने हैं तो सामने वाले का बैंक अकाउंट IFSC कोड, उसका नाम, ठीक है, उसका आधार कार्ड का फोटोकॉपी आप पहले मंगवा लो, तब उसे आप सेल करो अपना USDT। अगर आप किसी से USDT ले रहे हो P2P के माध्यम से, तो पहले आप ये देखो कि उसका जो रेटिंग है, वहाँ पे स्टार का रेटिंग होता है कि 5 स्टार मिले हैं या नहीं, क्यों ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। उसके कितने डील हुए हैं, कितने आप देखोगे कि जो P2P होता है वहाँ पर जो उनको स्टार मिला रहता है, उनका जो ट्रांजेक्शन्स हुए रहते हैं, किसी का हज़ारों में रहता है, 4000 ट्रांजेक्शन, 5000 ट्रांजेक्शन। तो ऐसे लोगों से आपको ट्रांजेक्शन करना है, ये क्योंकि जेन्युइन होते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि वहाँ पर जेन्युइन दिखता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि गलती से या जानबूझ करके भी आपके अकाउंट में वो क्लेम कर देंगे कि जाओ बेटा तुम परेशान रहो। अक्सर यही होता है दोस्तों। अब बात यह है कि P2P अगर हम कर रहे हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म दोस्तों, अगर आप USDT का आप P2P कर रहे हैं तो बाइनेंस नंबर 1 है और सेकंड में कोई नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर USDT आपको सेल करना है या बाई करना है, P2P करने हैं, तो बाइनेंस एप्लीकेशन पर ही कीजिए। अदर प्लेटफॉर्म पे आप करोगे तो फंसोगे, जैसे कि मैं फंस गया था। मैंने अदर प्लेटफॉर्म से किया था, वो भी टॉप 10 एक्सचेंज में ही आता है, नाम नहीं लूँगा, वो टॉप 10 एक्सचेंज में ही आगे आता है,
हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी वो एक्सचेंज हो, है ना, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा, क्यों नाम खराब करूँ। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप P2P करो बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे ही करो, ठीक है। तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो जब आप अपने बैंक विजिट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी काउंटर पे आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन लिखिए, राइट कीजिए। एप्लीकेशन जो होगा वो बैंक के ब्रांच मैनेजर के नाम होता है, वो एप्लीकेशन आप डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर को ही दीजिए, अपने हाथ से दीजिए, ठीक है। अभी जो आपका काम है वो सुचारू रूप से होगा, जल्दी होगा। नहीं तो अगर आप किसी काउंटर के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको क्राइम ब्रांच भेजेगा, या जहां पर आपका लास्ट अमाउंट जिस कंट्री और जिस स्टेट से आया हुआ था वो वहां पे भेजने की कोशिश करेगा, और इसमें काफ़ी आपके पैसे भी खर्च होंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको जानकारी रखनी होगी। तो ये तो रहा दोस्तों बैंक फ्रीज होने का जो जानकारी था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।